हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का पार्ट 2। टॉपिक आप देख सकते हो मानव प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा हुआ था जनरली मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये आपने सारा चीज़ पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल से रिलेटेड, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे हो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनका पिक्चर है। अगर आप हिंदी में देख रहे होंगे तो कुछ कम चीज़ों को दर्शाया गया है और इंग्लिश में पूरा डिटेल में दर्शाया गया है, लेकिन जो मेन पोर्शन होता है यानी जो एग्ज़ाम पे पूछे जाते हैं उसको मैंने हिंदी में यहाँ पे लिया हुआ है पिक्चर, और जो इंग्लिश में कुछ वर्ड हैं वो आप थ्योरेटिकली बाद में जा कर के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ योनि, ये आपका हो गया वजाइना। यहाँ पे है ग्रीवा, सर्विक्स, यूटेरस, ये गर्भाशय हो गया यूटेरस, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है फैलोपेन ट्यूब। फैलोपेन ट्यूब आप देख सकते हैं। अंडवाहिका, फंडाज हमारे पास हो गया। अंडाशय यानी आपका ओवरी हो गया, ठीक है। तो ये अब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे कि किनका पर्पस क्या होता है फीमेल में, और जब आपको हम एमसीक्यू कराएंगे तो दिखाएंगे कौन सा सवाल कौन कौन से साल में आया है। ये हम कोशिश करेंगे लिखने का, लेकिन एग्ज़ाम वाले सवाल आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए अच्छे से अध्ययन करें। शुरू करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट। जिस तरह से आपने पढ़ा था पुरुषों में कि लैंगिक और अलैंगिक दो तरह के होते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी है। स्त्रियों में भी जनन तंत्र को प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभाजित किया गया, यानी एक प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक होता है। तो प्राथमिक में आइए क्या आता है, ये देखिए प्राथमिक में क्या दिखाई दे रहा है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो मादाओं में प्राथमिक लैंगिक के तौर पर एक जोड़ी अंडाशय। तो ये सबसे पहला जो आप लाइन पढ़ रहे हैं ये एग्जाम पे आ चुका है कि महिलाओं में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, जिसको आप इंग्लिश में ओवरीज बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है जस्ट थोड़ा देर बाद आप देखिएगा। तो एक जोड़ी अंडाशय का मतलब हो गया दो। तो अगर थोड़ा सा हम आपको वापस पिक्चर में ले चले, ठीक है, तो ये देखिए अंडाशय हो गया एक, आपका ये वाला पोर्शन जो हो गया ये वाला, और एक आपका इधर में। तो इसीलिए आपका एक जोड़ा आपका रहता है यानी दो, ठीक है। अंडाशय के दो प्रमुख काम हैं। जिस तरह से आपको याद होगा कि पुरुषों में वृषण होता था, है ना, उसी तरह से यहाँ पर आप सोच सकते हो कि अंडाशय है, और दोनों का लगभग काम एक जैसा जो पुरुषों में था यहाँ पर वो रिप्लेसमेंट हो जा रहा है। प्रथम यह मादा जनन कोशिकाओं यानी अंडाणु का निर्माण करता है। मतलब आप सोचिए कि जिस तरह से स्पर्म बनते थे, यहाँ पर अंडाणु मतलब जिस तरह से एक मान के चलिए मुर्गी अंडा देती है तो सेम अंडे से बच्चे का निर्माण होता है। ठीक इसी तरह से आप कह सकते हो कि सबसे पहला अंडाशय का काम है कि मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी अंडा का निर्माण करती है, ठीक है। दूसरा काम इसका ये है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर दो हार्मोन का निर्माण करते हैं। तो आपको सभी को याद होगा कि पुरुषों में जो हार्मोन था उसमें भी दो ही बनता था, और इसी तरह से जैसा कि मैंने बोला क्योंकि दोनों का रिलेशन यही हमारे पास है, ठीक है ना। तो एंड्रोजन हार्मोन जो था वो पुरुषों में बनता था। यहाँ पर देखिए दो हार्मोन, तो यहाँ पर आपका आ गया एस्ट्रोजन और दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरोन। दोनों अंडाशय उदर गुहा में वृक्कों के नीचे यानी किडनी के नीचे होता है, और श्रोणि भाग यानी पेल्विक एरिया में होता है। और कहाँ पे होता है, गर्भाशय के दोनों ओर, यानी जो हमारा यूटेरस होता है यानी महिलाओं का जो यूटेरस होता है दोनों ओर उपस्थित होते हैं। तो ये सबसे पहले हो गया इसका पोजीशन, प्लस हमारा जो अंडाशय होता है उसका दूसरा काम क्या होता है, तो दो हार्मोन बनाना, एक होता है यार एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन जनरली महिलाओं में एक ऐसा हार्मोन है जो महिला वाली प्रवृत्ति को लाता है। फॉर एग्जाम्पल जब महिलाएं या मान के चलिए 12 साल 13 साल
मतलब उम्र उनमें आ जाता है लड़कियों में, तो महिलाओं वाली प्रवृत्ति आ जाती है, ब्रेस्ट एनलार्ज होने लगता है, धीरे धीरे उनका मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। इस तरह से काफ़ी बदलाव देखे जाते हैं और वो इसके चलते होता है। आज के ज़माने में कई लोग इसके शिकार भी हो जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि 8 साल की बच्चियों को एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ रहता है, तो उनमें दिक्कत क्या होता है कि समय के पहले वो सारे चीज़ दिखने लगते हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक अंडाशय में, यानी अंडाशय का यानी ओवरी समझ लीजिए, अंडाशय मतलब आप समझ जाओ कि जहाँ पर अंडा रखता है, मतलब एक तरह से ये आपका घर हो गया। असंख्य विशिष्ट संरचनाएं जिन्हें अंडाशय पुटिकाएं कहती है उसको पाई जाती है। इसको बोलते हैं ओवरियन माफ कीजिएगा फॉलिकल्स। ठीक है, ये इंग्लिश में ज़्यादा बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। ये पट्टिकाएं अंडाणु का निर्माण करती है। तो अभी आप समझ गए कि अंडाणु का निर्माण कौन करता है, तो इसको बोलते हैं ओवरियन फॉलिकल्स। ठीक है, हिंदी में हो गया अंडाशय पुटिकाएं, यानी अंडाशय में जो अंडा होता है, ठीक है, उसका निर्माण करने वाले को कहा जाता है ओवरियन फॉलिकल्स। ठीक, ये पुटिकाएं चलो ये पढ़ लिए हैं। अंडाणु निर्माण परिपक्व होने के पश्चात अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी से होकर गर्भाशय तक पहुंचता है। अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात मतलब जब इसका समय हो जाता है, वहाँ पे जब मान लीजिए अंडा बन गया और सही फॉर्म में बन गया जिससे बच्चे का बाद में जन्म होता है, उसके बाद वो वहाँ से निकलेगा और कहाँ चला जाएगा, गर्भाशय तक। आपको पता है ना कि बच्चा जनरली यूटेरस में ही होता है, गर्भाशय में ही होता है, जहाँ पर गर्भ धारण करती है स्त्रियाँ। बच्चा वहीं पर जा कर के धीरे धीरे करके बड़ा होता है। तो ये जो अंडाशय हो गया, अभी आप समझिएगा रिलेशनशिप, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। तो अंडाशय से शिफ्टिंग कहाँ पे हो गया, गर्भाशय में। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए सोचिए एक पाइप लगा रहता है और उस पाइप को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। देखिए नाम भी ट्यूब ही है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी। और इसी ट्यूब के माध्यम से क्या होता है, गर्भाशय तक ये अंडा जो मैच्योर्ड हो चुका है, मतलब जो अभी प्रोसीड करने के लिए तैयार है, वो गर्भाशय में चला जाता है। कई बार लड़कियों का, ठीक है, जब वो बच्चा मान के चलिए कि आने वाला है या मान लीजिए हो गया, कई बार ऐसा शिकायत रिपोर्ट में आता है, जो बेचारे लोग मतलब संतान पैदा करने में दिक्कत उनको होता है, तो कई बार आता है कि आपका फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, तो वो संतान नहीं पैदा कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अंडाशय परिपक्व हो चुका, यहाँ तक तो एकदम सिस्टम सही से काम कर रहा, गर्भाशय भी उनका ओके है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो जा रहा है, तो यहाँ गर्भाशय तक अंडा पहुँचना तो चाहिए ना, तब तो फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। तो यही ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाता है, कभी ये पतला हो जाता है सिकुड़ के, कभी मान के चलिए यहीं पर जाम लग गया किसी कारण से, तो इसके चलते रिपोर्ट में आपका आएगा कि फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज है। और आज की अगर आप सोचिएगा हमारे भारत में 100% में से 20 से 25% लड़कियां इसके शिकार हैं। इसका इलाज बिल्कुल संभव है, ठीक है, हमारे होम्योपैथ में भी संभव है और भी पैथी में है। एलोपैथ में जनरली आपका सर्जरी करना पड़ता है, लेकिन इलाज बिल्कुल संभव है। होम्योपैथ में बिना दवाओं के भी लोग स्वस्थ हो सकते हैं। आज के ज़माने में हमारी लड़कियों को और एक प्रॉब्लम आ रहा है गर्भाशय का, यानी यूटेरस का। आज अगर देखिएगा तो कई लोगों को, ये सब सुनिए जो लड़कियां सुन रही है, ठीक है, आप जो लड़के हैं सुन रहे हैं, मतलब किसी के हो सकते हैं कि आप हेल्प कर सके। पढ़ाई तो हम पढ़ाते ही हैं, ठीक है, साथ साथ लोगों की मदद करना मेरा एक एम है। तो कई लोगों को आप देखिएगा कि प्रॉब्लम आया है स्मॉल यूटेरस, और अगर किन्हीं का यूटेरस यानी गर्भाशय जहाँ पर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, अगर वो छोटा हो जाए, तो मान के चलिए बच्चे के लिए जितना साइज होना चाहिए, जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो फिर क्या होगा, 3 महीने 4 महीने बाद देखिएगा, बार बार आप सुनिएगा उस लड़की का मिसकैरेज हो जा रहा, यानी गर्भपात हो जा रहा, ऑटोमेटिकली हो जा रहा। तो कारण क्या है, कई बार पता नहीं चलता है, तो फिर जब 2-3 बार हो जाता है तो डॉक्टर चेक करते हैं और उनका आता है स्मॉल यूटेरस। और स्मॉल यूटेरस का मैंने बताया कि डिमेरिट क्या है कि मतलब 2-3 महीने तक तो ठीक रहेगा, उतना तो बच्चा सरवाइव कर रहा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर बड़ा होने लगा तो फिर वहाँ जगह ही नहीं है, तो फिर बच्चा कैसे बड़ा हो पाएगा।
तो इसके चलते 3-4 महीने बराबर देखिएगा कई लड़कियों का ये शिकायत आता है कि गर्भ धारण नहीं कर पा रही है। कारण इसका मैंने बताया ये। तो ये 2 महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चे के पैदा होने में। गर्भाशय आपका स्वस्थ होना जरूरी है, आपका फैलोपियन ट्यूब एकदम स्वस्थ होना जरूरी है, अंडाशय भी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन प्रॉब्लम यही दोनों में आजकल टेक्निकली आने लगा है। अब अगर आप मेरे से पूछे सर कि अगर किन्हीं को ऐसा बार बार हो रहा है और स्मॉल यूटेरस का कोई इलाज है क्या, तो होम्योपैथ में फिर से संभव है। अगर आप एलोपैथ में जाइएगा तो स्मॉल यूटेरस का जनरली एलोपैथ का डॉक्टर ना बोल देते हैं, क्योंकि उनको छोटा से बड़ा करना नहीं आता, या कई बार बहुत अच्छे जगह में जाइएगा तो ऑपरेशन के थ्रू से संभव है, लेकिन वो आपको कोई गारंटी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमारे होम्योपैथ में, आयुर्वेद में भी होता है, हमारे होम्योपैथ में इसका बहुत अच्छा इलाज है। अगर लोग 8 से 9 महीने कंटिन्यू दवाई चलाएं तो जो यूटेरस है वो नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो आई होप दोस्तों समझ गए। तो आसपास अगर आपको ऐसा महसूस हो तो आप, या अपने रिलेटिव, खासकर लड़कियों को, कि अगर आपके रिलेटिव में कभी किन्हीं को ऐसा हो रहा है तो आप एक तरह से उन्हें कन्विंस करा सकते हैं कि आपका ये दिक्कत है। पता कैसे चलेगा? नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के द्वारा। ठीक है, चलो। अंडाशय में स्रावित हार्मोन स्त्रियों में होने वाले लैंगिक परिवर्तन, जैसा कि मैंने बताया कि एस्ट्रोजन जो होता है, लैंगिक परिवर्तन जो मैंने बताया, बाल आ जाना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाना, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाना, ठीक है। उसके बाद अंडाणु निर्माण आदि कार्यों में मदद करता था। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें बताना था। मुझे यार कुछ नॉलेज होता है ना, तो लोगों को मतलब देना में अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए। इसके बाद है, नर की भांति ही स्त्रियों में प्राथमिक अंग के अलावा जनन कार्यों में मदद करने वाले द्वितीयक लैंगिक अंग होते, एकदम सेम मेल के जैसा होता है। मतलब जनन यानी जिससे रिप्रोडक्शन का काम होता है, जैसे नर में होता है यानी मेल में होता है, सेम इसी तरह से फीमेल में भी पाया जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंडाशय। दोबारा से पढ़ रहे हैं, क्यों? देखिएगा, कारण हम बताते हैं। और अभी आपने थोड़ा देर के पहले अंडाशय के बारे में क्लियरली ज्ञान लिया था, और एक बार देखिए इसमें क्यों फिर से पढ़ा रहे हैं। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है, ये मैंने बता दिया। ये उदर के नीचे, उदर मतलब होता है पेट के नीचे भाग में, श्रोणी गुहा में, ये जो पेल्विक एरिया, जस्ट पेट के नीचे का भाग जो होता है ना, उसको पेल्विक एरिया आप बोल सकते हो। जनरली पेल्विस बोला जाता है, ठीक है। में दोनों ओर दाएं और बाएं एक एक स्थित होते हैं। पिक्चर में मैंने दिखा दिया है, ये जो इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से। प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार रचना होता है, यानी इसलिए इसका नाम अंडाशय पड़ा क्योंकि ये ओवल जैसा होता है, यानी इस तरह से, इस तरह गोलाकार नहीं होता है। प्रत्येक अंडाशय लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। यानी आप इसमें बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो। यहाँ से एक सवाल एग्जाम में आया था कि महिलाओं में अंडाशय की लंबाई कितनी होती है, तो उत्तर मेरा वही है 4 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं। अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर यानी पेट से सटा रहता है। ये दूसरा क्वेश्चन एग्जाम पे आया था बहुत पहले, शायद 2001 या 2 के आसपास, जब मैं क्वेश्चन खोज रहा था, तो यहाँ से ये भी सवाल आ चुका है। सवाल ये आया हुआ था कि अंडाशय पेट से जुड़ा रहता है, ठीक है ना, किसके द्वारा? हम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा पेरिटोनियम झिल्ली। तो करता क्या है, ये अंडाशय से आपके एब्डोमेन यानी पेट को जोड़ के रखता है, क्योंकि जस्ट उसके नीचे ही पाया जाता है। अंडाशय का बाह्य स्तर एपिथेलियम का बना होता है ना। अच्छा, ये अंडाशय के अंडाणुओं का अंडजनन द्वारा निर्माण होता है, ये तो मैंने पढ़ा दिया है। अंडाशय का बाह्य स्तर एपिथेलियम का बना होता है, जिसे जनन एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश आपको लिखा हुआ है। अंडाशय का आंतरिक भाग तंतुओं एवं संयोजी उत्तक का बना होता है, जिसे स्टोमा कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे स्टोर्मा होना चाहिए था, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो अभी तक तो ये सवाल नहीं आया है, लेकिन भविष्य में कहाँ नहीं जा सकता, तो आप याद रखना इस तरह से शॉर्ट में कि बाहरी स्तर अंडाशय का जो होता है उसको एपिथेलियम बोलते हैं, या जो बना होता है, और आंतरिक स्तर को क्या बोलते हैं? स्टोर्मा कहते हैं। ये ऐसे याद करिएगा।
अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु पैदा करना है। मतलब आप सोचिए कि अंडाणु यानी अंडा बनाना है, ठीक है ना। अंडाशय का मुख्य कार्य जो है अंडाणु पैदा करना, जिसको इंग्लिश में ओवम बोला जाता है, ठीक है। माफ कीजिएगा, अंडाशय के दो हार्मोन जो अंडाशय बनाते थे, जो पहले भी हमने पढ़ा, एक है यार एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अंडाशय में दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, जो ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुएशन को नियंत्रित करता है। यानी जो लड़कियों में पीरियड्स होता है उसका जिम्मेवार ये दोनों हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो आई होप कि अंडाशय में एक एक पॉइंट आपको मैंने समझाया और आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। यानी जो पीरियड्स लड़कियों में शुरू होता है 27-28 दिनों में, जो बार बार होते रहता है, उसका कारण कौन सा हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडवाहिनियाँ। इंग्लिश में ज़्यादा बेटर समझ में आएगा फैलोपियन ट्यूब। तो मैंने आपको अक्सर बोला है कि बायोलॉजी में इंग्लिश वाला शब्द ज़्यादा पढ़िएगा। अंडवाहिनियाँ या फैलोपियन ट्यूब की संख्या 2 होती है, नलिका की संख्या 2 होती है। यानी आप समझ रहे हो कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो 2 होता है, जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल लगी रहती है। यानी फैलोपियन ट्यूब का काम तो आप समझ रहे हो कि जो अंडाशय होता है, जो मैंने पढ़ाया, उसको गर्भाशय में अंडा को पहुंचाने में जो ट्यूब होता है वो आपका बेसिकली फैलोपियन ट्यूब कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन हो गया। प्रत्येक फैलोपियन नलिका यानी ट्यूब लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये सवाल मेरे को ध्यान में दिखा नहीं है, लेकिन मे भी आया होगा। तो एक फैलोपियन नलिका या ट्यूब की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, तो दोनों की हो गई 20 सेंटीमीटर। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से संबंध रहता है, दूसरा सिरा अंडाशय की ओर अंगुलियों के समान झालर बनाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इस रचना को कहते क्या है, फिम्ब्री। यानी जो गर्भाशय से जुड़ा है और दूसरा अंडाशय से जुड़ा है, इस तरह से, है ना। एक्चुअली इस तरह से जाता है, तो इसलिए इसको झालर कहा जाता है ना। झालर मतलब जैसे हम लोग दिवाली में लगाते हैं ना, इस तरह से संरचना होता है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तब वह फिम्ब्री द्वारा पकड़ लिया जाता है। यानी फिम्ब्री मतलब आप समझ सकते हो, यही ट्यूब द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसके बाद अंडाणु फैलोपियन नलिका की गुहा में पहुंचता है। गुहा यानी मुख में पहुंच जाता है। अंदर जाने के लिए फैलोपियन नलिका से अंडाशय गर्भाशय में पहुंचता है। जैसा कि हमने पढ़ा, फैलोपियन नलिका का प्रमुख कार्य क्या है, यानी ट्यूब का फिम्ब्री द्वारा, यानी जो वो झालर जो होता है उसके द्वारा अंडाणु को पकड़ना, यानी एक तरह से चुंबक का काम करता है और गर्भाशय तक पहुंचा देना। तो आशा करते हैं यहाँ पर भी एक एक पॉइंट का मतलब आप बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे कि फैलोपियन ट्यूब क्या करता है। तो आप समझ रहे हो कि क्यों लड़कियों में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने से आपका बच्चा नहीं बन पाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो लड़कियों का सबसे प्रमुख भाग है, गर्भाशय। और आजकल की माताओं को जनरली दिक्कत यही होने लगा है कि 50 के बाद यूटेरस बहुत लोगों का देखिएगा निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो जनरली बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है। धीरे धीरे वो नीचे आने लगता है और निकला हुआ रहता है। खैर, देखते हैं कि गर्भाशय होता क्या है। यह एक नाशपाती के समान संरचना होती है जो पेल्विस कैविटी में पाई जाती है। सेम जहाँ पे मैंने बताया, पेट के नीचे। यह सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो ये तो हो गया इसका लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है, विड्थ। इसके ऊपर की तरफ दोनों ओर अर्थात दाएं और बाएं कोण पर अंडवाहिनी खुलती है। ये भी मैंने आपको सिखाया। अंडवाहिनी मतलब 2 अंडाशय होता था, ठीक है, तो वो आपका खुलता है। इसके नीचे का संकरा भाग ग्रीवा कहलाता है। आपको मैंने दिखा दिया। संकरा मतलब क्या हो गया, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता, एकदम जैसे संकरा रास्ता होता है ना, उस तरह से। तो सोचिए कि अभी आप मान के चलिए कि अंडाशय से
फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यूटेरस तक अंडा पहुंच चुका है, यहाँ तक आपने पढ़ा है। अब आगे की ओर ऐसा बोलता है कि इसका निचला भाग सकरा होता है जिसे ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा आगे की ओर योनि में परिवर्तित होता है, योनि यानी वजाइना, जहाँ पर हम लोग सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका ग्रीवा के आगे वजाइना होता है। गर्भाशय का निचला सिरा माफ कीजिएगा छिद्र इसी में खुलता है। तो गर्भाशय का जो जस्ट नीचे का पोर्शन होता है, मान लीजिए ये गर्भाशय है और जस्ट जो नीचे का हम लोग का छिद्र है ये ही वजाइना में खुलता है। ये इसको बोलने का मतलब है। गर्भाशय की भित्ति पेशीय होती है जिसके भीतर एक खाली स्थान होता है, जैसा कि मैंने बताया एक तरह का बच्चा दानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और यहाँ पर बच्चे रखने का जगह होता है। गर्भाशय की भित्ति के अंदर एक और कोशिकीय स्तर होता है जिसे गर्भाशय अंतः स्तर कहते हैं। ये एग्जाम पे आया हुआ सवाल है, ये जो आपको लिखा हुआ। यानी सोचिए गर्भाशय में 2 लेयर होते हैं, है ना। एक भित्ति पेशीय होती है, उसके अंदर फिर और एक होता है, उसको कहा जाता है गर्भाशय अंतस्तर। गर्भाशय का प्रमुख कार्य निषेचित अंडाणुओं को, यानी जो अंडाणु परिपक्व हो चुके हैं यानी अंडा हो गया है, अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्तन हेतु उचित स्थान परिवर्तन करना। भ्रूण एक तरह से समझ सकते हो कि मतलब बच्चे को आगे प्रोसेस करने के लिए एक जगह देना। जैसे ये अंडा हो गया, अंडा ये परिपक्व है, धीरे धीरे इसमें बच्चा छोटा सा होगा एकदम, जहाँ पर वो कोई भी चीज़ डेवलपमेंट नहीं होगा, और ये चला गया गर्भाशय में और यहीं पर बच्चा धीरे धीरे डेवलप कर जाता है। आई होप गर्भाशय का कंप्लीट डिटेल आपने लिया होगा, पोजीशन, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और काम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं वजाइना यानी योनि। यह एक नली के समान होती है, ठीक है। जिस तरह से पुरुषों में हो जाता है आपका सीसन यानी पेनिस, उसी तरह से स्त्रियों में हो जाता है वजाइना। जिस तरह से एक महत्वपूर्ण सेक्सुअल अंग यानी ऑर्गन पुरुषों में सीसन यानी पेनिस है, सेम स्त्रियों में वजाइना है, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। यह एक नली के समान रचना होती है। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। अभी तक तो इसका लेंथ वगैरह नहीं पूछा है। यह बाहर के तल से गर्भाशय तक फैली रहती है। तो जस्ट उसके पहले आपने देखा कि गर्भाशय में एक नीचे में खुलता है मुंह और यही योनि से जुड़ा रहता है। इसके सामने मूत्राशय यानी जस्ट इसके सामने योनि के सामने मूत्राशय यानी ब्लैडर होता है, जहाँ पर मूत्राशय मतलब क्या हो गया, किडनी के द्वारा जब पूरा फिल्टर हो जाता है, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, और फिल्टर होके कहाँ पे जमा होता है, तो आपके ब्लैडर में जमा होता है। तो यानी इसके जस्ट सामने वो ब्लैडर होता है जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है। और नीचे क्या होता है, मलाशय यानी जो आपका वजाइना होता है लड़कियों में, उसके जस्ट नीचे मलाशय होता है जिसको इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं, ठीक है। योनि की दीवार पेशीय उत्तक की बनी होती है। पेशीय उत्तक जब भी बोला जाए तो यानी बहुत मुलायम की बात कर रहा, ठीक है। तो पेशीय उत्तक यानी बहुत ज़्यादा मुलायम होना। योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है और दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय की ग्रीवा से जुड़ा रहता है। तो आप समझ सकते हो गर्भाशय के यहाँ ग्रीवा है और ये मान लीजिए ये आपका योनि है। तो एक जो हो गया मुंह बाहर की ओर खुला रहता है, एक जो होता है ग्रीवा से लग के गर्भाशय तक जुड़ा रहता है। ये इसका पोजीशन होता है शरीर में। योनि के शरीर के बाहर खुलने वाले छिद्र को योनि द्वार यानी वजाइनल ऑरिफिस कहते हैं। यानी बाहर में जो छिद्र होता है वजाइना का, उसको वजाइनल ऑरिफिस कहते हैं। योनि की दीवार में वल्वोरिथल ग्रंथियां पाई जाती है। काम क्या होता है इसका, जिससे एक चिपचिपा द्रव निकलता है, ठीक है। जब संभोग होता है, जब हमारा सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, तब जा कर के ये द्रव निकलता है। या कभी कभी मान के चलिए शरीर में कुछ दिक्कत आ गया या कोई बीमारी हो गया, तब ये द्रव निकलता है, ठीक है। लेकिन जनरली संभोग के समय या सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम। देखिए आगे में लिखा भी हुआ, यह द्रव संभोग के समय योनि को चिकना बना देता है। यानी सेक्सुअल एक्टिविटी जब होता है तो उस समय ये द्रव निकलता है
ताकि सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छे से हो सके। ये बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी स्त्रियों में होता है। योनि एवं मूत्र वाहिनी के द्वार के ऊपर एक छोटा सा मटर के दाने जैसा उभार होता है जिसे भग शिश्निका कहा जाता है। इसको आप इंग्लिश में ही पढ़ो, क्लाइटोरिस। यानी जो आपका वजाइना है और मूत्र वाहिनी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जस्ट इसके नीचे ही मूत्र वाहिनी होता है, एक छोटा सा मटर के दाने जैसा उभार होता है, यानी कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं, इस तरह से। और इस वाले पोर्शन को कहते हैं क्लाइटोरिस। और ये जो होता है बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, ठीक है। यह एक अत्यंत ही उत्तेजक अंग होता है, ठीक है। यानी स्त्रियों का सबसे सेंसिटिव एरिया यही होता है, जिसे स्पर्श करने या सेशन यानी पेनिस जिससे सेक्सुअल एक्टिविटी होता है आने पर स्त्री को अत्यंत सुखानुभूति होती है। यानी जब सेक्सुअल एक्टिविटी लोग संभोग, एक लड़की या एक लड़का जब संभोग या सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो लड़कों का अंग का सबसे सेंसिटिव एरिया उनका पेनिस होता है और लड़कियों का हो जाता है ये आपका क्लाइटोरिस। और इसी के थ्रू से सेक्सुअल एक्टिविटी होता है और स्पर्म एक दूसरे का मिलता है और बच्चे का प्रोसेसिंग चलते रहता है, ठीक है। मैथुन के समय सेशन से वीर्य निकलकर, यानी आप कह सकते हो स्पर्म निकलकर, ठीक है ना, जब ये सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाता है दोनों के बीच तो यहाँ से जो स्पर्म निकलेगा वो योनि में गिरता है, यानी वजाइना में बनता है। और होता क्या है दोस्तों, यही वजाइना में ये जो स्पर्म बना ये गर्भाशय में पहुंचा देता है। इसी के थ्रू से फिर बच्चे का प्रोसेसिंग चलता रहता है, ठीक है। ये एक ऐसा चीज़ है दोस्तों कि जो मे भी आप नहीं पढ़ें, मे भी आप छोड़ दें, बिकॉज अगर हम 10 लोगों को पढ़ा रहे, यहाँ की बात नहीं करें, पूरे इंडिया की बात करें, तो 7 से 8 बच्चे इसको एक गलत एंगल से देख रहे हैं। कुछ लोग इसको मतलब उनको हेजिटेशन हो रहा पढ़ने में, लेकिन आप इसको अगर एक मेडिकल साइंस के हिसाब से पढ़िएगा, अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़िएगा तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। जैसे नॉर्मली जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एक आप ज्ञान ले रहे हैं और अगर आप नहीं पढ़िएगा डिटेल में तो फिर एग्ज़ाम पे आप क्रैक नहीं कर पाइएगा, फिर आप सेलेक्टेड हो जाइएगा कि इसका आंसर आता है। इससे आप एक अलग एंगल भी तो समझिए कि इससे आपको इतना फ़ायदा हो रहा, लड़कों को भी मैंने बताया उनके ऑर्गन्स के बारे में, लड़कियों को भी मैंने बताया, तो सोचो कि आपको एक तरह से फ़ायदा हो रहा कि क्या पता शरीर में कभी दिक्कत आ गया, क्या पता आपके रिलेटिव को ऐसा दिक्कत आ गया जिसके बारे में आप बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़े हुए हो। तो ये हर मैच्योर्ड इंसान को पता होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं करता हूँ कि ये बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जितने लोग मैच्योर्ड हैं, चाहे वो मेल हो वो फीमेल हो, उनको पढ़ाना चाहिए। और स्कूल में इसलिए शुरू किया गया क्योंकि मैच्योरिटी मुझे लगता है 12, 13, 14 साल के बाद लोगों को आ ही जाती है। तो आई होप कि यहाँ तक भी आपने पढ़ लिया है। आइए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगला पोर्शन। इसके बाद हमारे पास एक कीवर्ड है अंडोत्सर्ग। इसको यार हिंदी में ना बोल के हम इसको बोलेंगे ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन भी हम लोग कह सकते हैं। देखिए, अंडाणु के परिवर्तन के साथ साथ गर्भाशय भी परिवर्तित हो जाता है। यानी अंडाणु जब हमारा बड़ा होता है, मतलब परिपक्व होने की अवस्था में होता है, तो गर्भाशय धीरे धीरे, आप समझ रहे हो कि जब अंडाणु बड़ा होगा तो गर्भाशय भी बड़ा होगा। परिवर्तन की ये क्रियाएं हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। किस हार्मोन के द्वारा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो हमने पढ़ा। 28 दिन की सक्रियता में मानव अंडाशय केवल एक अंडाणु की उत्पत्ति करता है, यानी 28 दिन में एक अंडाणु बनता है, ठीक है। अंडाशय द्वारा अंडाणु की निमुक्ति को यानी बाहर निकालने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन कहते हैं। यानी जो स्त्रियां, ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन जो होता है उनका, यानी ऋतुस्राव जो होता है, आपको पता है 28 दिन का समय लेते हैं, उसमें से जो आपका बाहर निकलता है गंदगी या अंडाणु की निमुक्ति, यही प्रक्रिया को यहाँ पे बताया गया है। तो आशा करते हैं कि ओव्यूलेशन क्या है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋतुस्राव चक्र। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आइए देखते हैं। ठीक है, ऋतुस्राव चक्र का पाया जाना प्राइमेट्स का प्रमुख लक्षण है। ये क्या है हम आगे दिखाते हैं। स्त्री का प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र में आरंभ हो जाता है और 40 से 50 वर्ष की उम्र तक चलता है। यानी ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, यानी जो ऋतुस्राव है, जिसको लोग पीरियड्स बोलते हैं, ये 12 से 13 साल में जनरली चालू होता है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो एक औसत लड़कियों का 10 साल की उम्र से ही चालू हो जाता है, और अगर किन्हीं में हार्मोन ज़्यादा हो गया तो 8 साल या 7 से 8 में ही चालू हो जाएगा। रही बात कि क्या अगर पहले चालू हो गया तो डरने की आवश्यकता है, तो 1% भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके पेरेंट्स चाहें तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं, यदि नहीं तो 1-2 साल में ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल अपने से हो जाता है। ठीक है, तो अब ये 12-13 साल से आपका पीरियड्स चालू हो जाता है। जो शरीर के गंदगी है, वो एक तरह से सोचिए गंदगी है, वो बाहर निकल जाता, अंडाणु बनता है, और वो जो अंडाणु बना वो खराब होकर के वापस से बाहर आ गया। और ये कब तक चलता है? 40 से 50 साल। और 40 से 50 साल, मैक्सिमम 85 हम बोलेंगे, कई लोगों को 52-53 भी हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि ये बंद हो जाता है, और उस अवस्था को मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, यानी जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है। ठीक है, तो यानी 50 वर्ष के बाद ये अवस्था में महिलाएं चली जाती है। इस प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर देखिए लिखा हुआ है, प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त तथा इसके आंतरिक दीवार से श्लेष्म का स्राव होता है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि वो गर्भाशय तक पहुंचता है, क्योंकि आपको पता है कि एक नॉर्मल अंडा जो जिससे बच्चे का जन्म होता है, उसको विकसित करने के लिए पुरुष का स्पर्म होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो बात? तो जब मान लीजिए कि स्त्रियां या बच्चियां 12 या 13 साल की हो जाती है, तो उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, और 26 से 28 दिन में अंडाणु बनने की प्रक्रिया चालू होती है। तो वो गर्भाशय में गया, अब उससे बच्चे का जन्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें पुरुष का स्पर्म नहीं है। तो वो वापस से वहाँ क्या होता है, एक खराब पदार्थ बन जाता है, और वो रक्त के माध्यम से धीरे धीरे शरीर से बाहर आ जाता है। और ये कब तक चलता है? लगभग 3 से 4 दिनों तक, किसी किसी में 5 दिनों तक ऐसा रहता है। लक्षण देखने को मिलते हैं, थोड़ा कमजोरी, कमर दर्द, और कभी कभी आप बहुत सुस्त महसूस करिएगा, और धीरे धीरे ये वापस क्लियर हो जाता है। यह स्राव 3 से 4 दिनों का चलता रहता है, जैसा मैंने बताया, मैक्सिमम 5 दिन भी होता है। इसे ही रजोधर्म या मासिक धर्म, जो ग्रामीण भाषा में लोग बोलते हैं, या ऋतुस्राव चक्र या पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है, यानी ओवुलेशन होता है। ठीक है, जो अंडोत्सर्ग मैंने पढ़ाया, यह अंडोत्सर्ग दोनों अंडाशय में बारी बारी से होता है, क्योंकि अंडाशय 2 होते हैं। अंडोत्सर्ग के कुछ समय के पश्चात अंडाणु अंडवाहिनी, ठीक है, में पहुंच जाता है, और 15वें से 19वें दिन तक इसमें रहता है। यानी कब तक रहता है? 19 दिन तक मैक्सिमम रहता है। और आगे में एक लाइन लिखा हुआ है, इस बीच यदि स्त्री संभोग करे, यानी मान लीजिए सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करती है, तो यह अंडाणु बाहर निकल जाता है। यह अंडाणु, माफ कीजिएगा, निषेचित होकर गर्भाशय में चला जाता है। मान लीजिए कि इस ड्यूरेशन में, यानी 19वें दिन तक में, अगर इस बीच कोई सेक्सुअल एक्टिविटी महिला और पुरुष में होता है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, स्पर्म जा कर के मिल जाएगा, और स्पर्म जा कर के जैसे मिलेगा तो यह अंडाणु निषेचित, यानी सोचिए कि एक बच्चा जन्म होने वाला जो अवस्था होता है, वो मिल करके गर्भाशय में चला जाएगा, और अगले ऋतुस्राव में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगले ऋतुस्राव में नेक्स्ट टाइम जब होगा वो बाहर निकल जाएगा, यानी एक ये सेफ माना जाता है अवस्था। अन्यथा वो, चलो ये तो मैंने पढ़ दिया। लड़कियों में मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र प्रथम बार 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है। ये सवाल एग्जाम पे आ चुका। इस अवस्था को बोलते क्या है? तो इस अवस्था को मेनार्क कहते हैं।
कई बार हिंदी में मेनार्की लिखा रहता, इसको मेनार्क ही बोला जाता, मेनार्क। ठीक है। लास्ट पॉइंट है, अंडोत्सर्ग के पश्चात फॉलिकल पीले रंग का हो जाता है। जब ये ओव्यूलेशन प्रक्रिया होता है तो ये पीले रंग का हो जाता है। इस पटक को ये देखो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, कॉर्पस लेक्टम कहते हैं। और चलिए आगे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ये प्रोजेस्टेरोन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो ये था दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप कि हम आपको बेहतर ढंग से समझा पाए होंगे। एक एक चीज़ मैंने बहुत बारीकी से बताया, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, तो अच्छे से पढ़ें। अगर इसमें कहीं पे भी कुछ भी आपकी जिज्ञासा है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और बढ़िया से पढ़ें, दोनों खत्म हो गया, कुछ पॉइंट्स फीमेल में और बाकी है, तो जिस दिन एमसीक्यू कराएंगे उसी दिन कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।